हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेडिंग की बात अभी नहीं करेंगे। पहले हम टॉपिक को रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है क्लाइमेट, तो इस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया कि हाँ, इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। वो जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं हमारे देश को जोड़ के रखे हुए है। ठीक है, वी आर फीलिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज वी आर हैविंग अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसके चलते पूरा देश एक साथ एक मतलब कह सकते हैं कि मॉनसून विंड्स का इंतजार करता है। सारी चीजें जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, इंडिया में अलग अलग पोजीशन पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, फिर भी हम क्या कहते हैं कि वी आर अ कंट्री हैविंग अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, अ क्लाइमेट विच इज प्रिवेलेंट ऑल ओवर द कंट्री। फाइन, अब यहां तक हमने ये क्या कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया है कि हाँ, वी आर हैविंग ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। बट व्हाट आर दी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया में अगर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो क्यों है, यह भी तो सोचना जरूरी है। अब जब ये सोचना जरूरी है तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। देयर आर सम फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं किस चीज से जुड़े हुए, लोकेशन से, इंडिया की लोकेशन से जुड़े हुए, इंडिया के रिलीफ फीचर से जुड़े हुए, मतलब इंडिया में क्या क्या पहाड़ हैं, किस तरह के प्लेटू हैं, ये सारी चीजें रिलीफ फीचर से जुड़े हुए हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ, इन रिलीफ फीचर्स के होने से या फिर इंडिया की इस लोकेशन के होने से क्या है, हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर हमें क्लाइमेट जो देखने को मिलता है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। रिलेट कर पाया हो अभी तक? ठीक है, रिलेट कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो फिर से इसको प्ले करो, लेकिन रिलेट करो। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं बेसिकली कि क्यों इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और द फैक्टर्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकेशन एंड रिलीफ, कि हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो रिलीफ है, वो किस तरह से हमें मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देती है। पहला पॉइंट क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, चलो जरा पुरानी क्लासेस में चलते हैं। ठीक है, पुरानी यादें ताजा करते हैं। क्या लेटा हुआ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया का जो लैटिट्यूड जो है, तो वो लैटिट्यूड क्या कर रहा है, इंडिया को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट दे रहा है। इंडिया में जैसा क्लाइमेट है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास वैसे वैसे लैटिट्यूड है। जैसे ऐसे वैसे में कंफ्यूज अगर हो गए हो तो आप अभी सिंपल सी एक चीज क्या करो, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इस सवाल का जवाब दो मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी आप इस सवाल का जवाब देंगे कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 6th क्लास में पढ़ के आए हो। तो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जब आप देखते हो तो आपको एक चीज क्या समझ में आती है कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है 23 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में क्या निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। यहां तक चीजें समझ में आई है। अब इस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का, ठीक है, इस लैटिट्यूड का इंपैक्ट है इंडिया के क्लाइमेट पे, बहुत तगड़ा वाला इंपैक्ट है। और क्या इंपैक्ट है सर, तो यहां पे देखना क्या होता है कि आपको पता है कि यहां तक छोटी क्लासेस में वैसे तो आप पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ के आए हो तो मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि डायरेक्ट सनरेज जो है वो कहां तक आती है, डायरेक्ट सनरेज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, मतलब इसके ऊपर भी सनरेज जाती है लेकिन टिल्ट होकर जाती है, डायरेक्ट इंसुलेशन नहीं रहती है। ठीक है, एकदम जो कड़ा प्रभाव रहता है वो नहीं रहता है। तो इस कारण से क्या है कि ये जो एरिया है इक्वेटर तक का, ये तो ट्रॉपिकल हो गया। ट्रॉपिकल मतलब यहां पे भयंकर गर्मी है, डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन है। ट्रॉपिकल के ऊपर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या आना स्टार्ट होता है, सब ट्रॉपिकल। तो ये जो एरिया रहने वाला है कंट्री का, कश्मीर तक, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा यहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ये जो एरिया रहने वाला है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा यहां पे। तो अब देखो, इंडिया का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल होगा, और दिस इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन में भी क्या बात करेंगे, बाय द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ऐसी है कि जो 2 तरह के क्लाइमेटिक जोन में आती है। हो गया ना मैथमेटिकल पूरा। इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसी है जो 2 तरह के क्लाइमेटिक जोन में आती है, सब ट्रॉपिकल में भी, ट्रॉपिकल में भी। तो अब यहां पे इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी। मतलब इन जनरल अभी इसे मॉनसून से भी कनेक्ट करेंगे हम। ये आया समझ में, यहां तक समझ आया? बहुत बढ़िया, तालियां बजा लो खुद के लिए। ठीक है, अब ये ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंटर पार्ट ऑफ द कंट्री, देयरफॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एज सिंपल एज दैट, जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक, अब देखो क्या है, एरियाज नियरर टू इक्वेटर हैव ट्रॉपिकल जोन। अब क्या होता है कि अगर आप
इंडिया की, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है ना लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल वाला। तो अगर आप इंडिया की पोजीशन देखोगे तो इक्वेटर से हम थोड़ा सा ही ऊपर हैं, ठीक है। तो यहां जो एरियाज हैं, जैसे आप तिरुवनंतपुरम देख लो, केरला देख लो, चेन्नई देख लो, ये जो एरिया है, ठीक है, दीज एरियाज आर नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास में, 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर के पास में है। तो ये एरिया क्या होंगे, ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। यहां पे क्लाइमेट जो है तो वो क्रूड सेंस में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, रबर वबर की खेती कर रहे होंगे लोग, ठीक है। फिर अगर आप जैसे देखते हो तो यहां पे क्या होगा, यहां पे किस तरह का क्लाइमेट होगा, तो दीज एरियाज विल एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो यहां पे टेम्परेचर हाई रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे सोलर इंसुलेशन हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है। अब इक्वेटर के पास है तो गर्मी ज्यादा रहेगी, गर्मी ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा रहने वाला है। बोलो हाँ। अब क्या होगा, throughout the year these areas will experience high temperature, ठीक है, with small daily and annual range of temperature। small daily and annual range मतलब क्या है कि यहां पे जो आपको बैंड देखने को मिलेगी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा रात और दिन में। डेली क्या रहने वाला है, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, स्मॉल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, अगर हम देखते हैं एरिया नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये यहां से निकल गया 23 डिग्री, इसके जो नॉर्थ में है, तो वो एरिया क्या कहलाएगा, वो एरिया कहलाएगा सब ट्रॉपिकल जोन। वहां पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा वहां पे, सिंपल है, मैथमेटिकल है बहुत ज्यादा, क्या कि ये इक्वेटर के पास है तो यहां गर्म रहने वाला है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हो गया, मतलब क्या है कि अब यहां पे टेम्परेचर कम होने वाला है। तो एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो एक्सट्रीम क्लाइमेट बताया है, तो ऐसा रहने वाला है कि जो इंटीरियर पार्ट है ना, इक्वेटर से दूर है, तो एक्सट्रीम गर्मी भी होगी और एक्सट्रीम विंटर्स भी होंगे। जैसे आप दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली क्या होता है, गर्मियों में एक्सट्रीमली हॉट होता है, ठीक है। तो उसके पीछे और भी फैक्टर्स अभी आप आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्या है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला फेनोमेना वहां नहीं चलता है। एक तो लैंडलॉक्ड हो गया, ऊपर से क्या है कि जब सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट होती है यहां पे गर्मियों में, तो गर्मियों में ये एरिया गर्म भी होता है, एक्सट्रीम्स भी क्या करता है ये जो एरिया है। तो यहां पे आपको एक्सट्रीम क्या देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम आपको समर्स भी देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम विंटर्स भी देखने को मिलेंगे। तो और जो एरिया इक्वेटर के पास है वहां पे आपको क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा। वहां पे कभी भी आपको विंटर्स नहीं मिलेंगे एक्सट्रीम, इक्वेटर पे विंटर्स होंगे ही नहीं वहां पे एक्सट्रीम। क्यों, क्योंकि वहां पे तो 12 महीने क्या रहने वाला है, सूरज की किरणें रहने वाली, तो वहां पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहने वाला है। लेकिन जो एरिया क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, तो गर्मियों में तो वहां नो डाउट गर्मी होगी, लेकिन ठंड में जमा देने वाली सर्दी भी होगी, दिल्ली की सर्दी, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या है कि यहां पे आप देखोगे तो ठंड और गर्मी और दिन और रात जो है तो सब हर समय एक जैसा रहने वाला है टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे क्या स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आना, डेली भी और एनुअली भी। लेकिन यहां पे आपको हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मतलब क्या होने वाला है कि डेली भी आपको दिन में और रात में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कश्मीर में सुबह और रात में टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एनुअली भी देखने को मिलेगा, विंटर्स में और समर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि लैटिट्यूड जो है, पूरा खेल लैटिट्यूड का है ना, कि इंडिया में ये वाले जो लैटिट्यूड है और इंडिया की जो कश्मीर वाले लैटिट्यूड है, तो वहां पे इसके चलते क्या होगा, ये 30 डिग्री का जो पूरा का पूरा एक बैंड है एवरेज, तो उसके चलते क्या होने वाला है, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। किस चीज में, उसके चलते आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वहां के क्लाइमेट में। आया समझ में, फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। तो लोकेशन में जो लैटिट्यूडनल लोकेशन होगी, जो लैटिट्यूडनल पोजीशन होगी, उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होगा, उस चीज से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होगा हमारा क्लाइमेट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो अब जरा, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप क्या कर लोगे, उसमें आंसर देख लोगे। तो आपको वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो समझ में आता है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखो क्या है, द हिमालयन माउंटेन्स, इन्हें समझो। हिमालयन माउंटेन्स क्या है, ये दूसरा फैक्टर बन रहे हैं जो रिलीफ फैक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे, वो मैं समझाता हूं। आपको पता है हिमालयास तो कहां है, क्यों, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हिमालय को हमने घोट के पी गए, एकदम मैप पर करा था। तो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है जो हमारी नदर्न मोस्ट बाउंड्री बनने वाले हैं, ठीक है। हिमालयास, बढ़िया हिमालयास। अब क्या है, तो यहां पे क्या लिखा है कि हिमालयास एक्ट एज एन इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड। हिमालय जो है वो एक इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड का काम करते हैं। क्लाइमेटिक डिवाइड क्या होता है, मतलब कि हिमालयास के इधर आपको क्लाइमेट अलग मिलेगा, हिमालयास के इधर आपको क्लाइमेट अलग मिलेगा। ऐसा क्यों होगा सर, तो उस चीज को समझो जरा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझना ये पॉइंट को। आपको एक बात बताता हूं, इधर क्या है, इधर ये चिंगू चाइनीज है।
अब यहां पे क्या है, तिब्बत वाला जो रीजन है, तो आप देखते हो कि तिब्बत वाला जो रीजन है वहां का क्लाइमेट कैसा है, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि विंटर टाइप से रहता है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट है, सब बड़े बड़े क्या शॉल वॉल डाल के घूमते रहते हैं, तो वहां का क्लाइमेट पूरा अलग है विंटर्स। और आप देखते हो तो इधर क्या है, साउथ में अगर देखोगे हिमालयास के इस तरफ कूद के आओगे, जो कि इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, हिमालयास की इस तरफ आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ गर्मियां भी हैं, बारिश भी खूब हो रही है, झमाझम बारिश होती है, ठीक है, यहाँ पे विंटर्स भी बहुत खतरनाक होते हैं, तो सारी चीजें हैं। अब यहां का क्लाइमेट और यहां के क्लाइमेट में फर्क है, यहां के क्लाइमेट और यहां के क्लाइमेट में फर्क क्यों आ गया, तो अगर यही चीज आप इधर वर्ल्ड में और कहीं देखोगे तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है जितना ज्यादा कहां आ रहा है, इस केस में आ रहा है। तो हिमालयाज एक क्लाइमेटिक डिवाइड का काम करते हैं, जो हिमालयाज के नॉर्थ में एक अलग क्लाइमेट होने वाला है, हिमालयाज के साउथ में एक अलग क्लाइमेट होने वाला है। एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको, ये बुक को तो एक तरफ रखो, ठीक है, बुक में तो हम जितना लिखा रहता है उतना ही पढ़ पाते हैं, लेकिन बुक के अलावा बाहर की चीज बताता हूं मैं आपको। क्या होता है कि अगर आज हिमालयाज यहां जहां आज है वहां हिमालयाज नहीं होते ना, तो आज आप जहां बैठे हो, जहां भी बैठे हो, मध्य प्रदेश में बैठे हो, उत्तर प्रदेश में बैठे हो, राजस्थान में बैठे हो, साउथ इंडिया में बैठे हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बैठे हो, तो हम वहां जहां भी बैठे हैं तो हमारे यहां बर्फ गिर रही होती है, ठीक, विंटर्स में खास करके। क्यों? क्योंकि जब कोल्ड पोलर विंड्स आती ना, ये ठंडी ठंडी हवाएं, तो ये पोल से जो विंड्स आती है, अभी क्या है, अभी वो इंडिया में नहीं घुस पाती है। क्यों नहीं घुस पाती है? हिमालयाज खड़े हैं ना वहां पे, इस तरह से हिमालयाज रोक देते हैं उन्हें। लेकिन अगर हिमालयाज नहीं होते तो वो विंड यहां आती, बर्फबारी होती, जम जाते, स्नोमैन बन जाते। तो उस सेंस में क्या है, हिमालयाज एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्लाइमेटिक डिवाइड का रोल प्ले करते हैं, जो क्लाइमेट को क्या करके रखे, बांध के रखे हिमालयाज, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो क्या है, तो एक्ट एज एन इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड। अगली चीज क्या है, द टावरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड्स एन इनविंसिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। जो चीज मैंने आपको बताई कि यहां से जो कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स आ रही हैं, ये कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स से हमें बचाने के लिए एक शील्ड का काम कर रहे हैं हिमालयाज, ठीक है। अब ये कोल्ड नॉर्दर्न विंड कहां से आती थी? कोल्ड एंड चिली विंड्स व्हिच ओरिजिनेट नियर द आर्टिक सर्कल। तो अभी आर्टिक सर्कल ऊपर यहां पे जो है, ठीक है, यहां पे जो ठंडी हवाएं ओरिजिनेट होती है। और जब अभी आप आगे पढ़ोगे, अब आप बोलोगे सर यहां क्यों आ रही है वो हवाएं, ठीक है, यहां कोई रिश्तेदार है क्या उसका? तो वो हवाएं क्या है, अभी आप आगे पढ़ोगे, जिससे क्या है कि वर्ल्ड में एक क्या है, जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, जो प्लैनेट के ऊपर आप देखोगे ना, अर्थ एज ए प्लैनेट के ऊपर, तो कुछ पैटर्न में विंड्स फ्लो करती है। तो विंटर के टाइम पे वो पैटर्न कुछ ऐसा आ जाता है कि इंडिया में इस तरह की हवाएं चल रही होती है। अब जब इस तरह की हवाएं चल रही होती है, तो ये हवाएं अगर आती इंडिया में घुसती, तो वो दिखती बात है कि वो ठंडी हवाएं जब इंडिया में आती तो हमें ठंडा कर देती एक तरह से, ठीक है। तो उन हवाओं से हमें बचाने के लिए क्या है, हम श्रेय किसे देना चाहिए? हमें थैंक यू हिमालयाज बोलना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू हिमालयाज। अब आगे क्या है, द हिमालयाज ऑल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सबकॉन्टिनेंट। एक और बहुत बड़ा उपकार कर दिया हमारे ऊपर हिमालयाज ने। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे एंशियंट जो हमारा कल्चर रहा है, तो उस कल्चर में हम लोग प्रेज करते हैं, ठीक है, उस कल्चर में हम इतनी सिग्निफिकेंस देते हैं, हिमालयाज को अलग अलग पीक को देते हैं हम। आप देखोगे तो माइथोलॉजी में बहुत सारे देवी देवताओं को पहाड़ों से जोड़ा गया है, बहुत सारी नदियों को जोड़ा गया है। कह सकते हो कि उस समय पे उनके टाइम पीरियड में इतनी ज्यादा जियोग्राफी डेवलप नहीं हुई होगी, ठीक है, जियोग्राफी को पढ़ा नहीं होगा उन लोगों ने, ठीक है, मतलब क्योंकि एविडेंस नहीं हो सकता पढ़ा भी, हमें क्या पता, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि हिमालयाज बहुत सिग्निफिकेंट है, इसीलिए सैक्रेड माना जाता है इन्हें, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे तो क्या है, इसको इतनी सिग्निफिकेंस दी जाती है माइथोलॉजी में, इसीलिए इसको इतनी सिग्निफिकेंस दी जाती है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में। कारण है, ठीक है, यूं ही हवा में नहीं हो रही है चीजें, ठीक है। तो हाँ, एक और उपकार की बात कर रहे थे हम, भावनाओं में बह गए। एक और उपकार क्या है, तो द हिमालयाज आल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड्स। अब क्या होता है, इधर से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही, उन्हें तो रोक दिया, बोल दिया भैया थमा, ठीक है। अब क्या है, हिमालयाज एक और हमें क्या उपकार दे रहा है कि जो मॉनसून विंड्स जाती है, मॉनसून विंड्स नाम बताओ जरा, इसका सोचो मन में, नाम याद करने का तरीका बताया था मैं। साउथ वेस्ट विंड्स जो है, तो ये जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं, इन साउथ वेस्ट विंड्स को ट्रैप कर लेते हैं हिमालयाज। ट्रैप इन द सेंस आगे नहीं जाने देते। उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया इधर से इधर कोई नहीं आएगा, इधर से इधर कोई नहीं जाएगा। अब उधर से जो, मतलब यहां से जो विंड्स आ रही थी, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स आ रही थी, तो ये तो चिल्ड विंड्स थी, ठीक है, हमें ठंडा कर देती पूरी तरह से, तो इन्हें वहीं रोक दिया। फिर अभी ये साउथ वेस्ट विंड जा रही है, ये क्या है, ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं ना, ये फ्रूटफुल है हमारे लिए। क्यों फ्रूटफुल है? क्योंकि इनके पास पानी है, बारिश है। अब ये विंड्स को हम आगे नहीं जाने देना चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि पानी की तो सभी को जरूरत है। तो हिमालयाज इन विंड्स को रोकता है, जिसके चलते जो आप देखते हो ना, मॉनसून विंड्स के अंदर जितना भी मॉइस्चर रहता है, जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन में भी क्या है, हिमालयन वाले रीजन में स्नो के फॉर्म में, और इंडिया वाले रीजन में क्या है, मतलब जो मेनलैंड वाला पार्ट है,
इसमें रेनफॉल के फॉर्म में बारिश हो जाती है। तो हिमालयाज उन साउथ वेस्ट विंड को रोक के रखता है। तो हिमालयाज ऑल्सो ट्रेप द मॉनसून विंड्स, ठीक है, forcing them to shed their moisture within the subcontinent, ताकि बारिश कहां, सब कॉन्टिनेंट में हो जाए, पूरे ये सब कॉन्टिनेंट में बारिश हो जाए, ताकि जिससे फायदा क्या मिलेगा, सब कॉन्टिनेंट में बारिश होगी तभी तो हमारी नदियों में पानी आएगा। जो ड्रेनेज चैप्टर पढ़ के आए हो आप, जरा लॉजिक लगाओ, बारिश नहीं होती तो कहां से तो ग्लेशियर आते, कहां से तो बारिश होती, मतलब नदियों में पानी आता और कहां से तो आप पी लेते। तो उस सेंस में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ में दूसरा फैक्टर भी समझ लिया हमने। पहला कौन सा था, तो पहला आपने ये देखा लैटिट्यूड किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्लाइमेट को। दूसरा आपने हिमालयास को देख लिया कि हिमालयन माउंटेन्स हमारे क्लाइमेट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब देखो आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर क्या है, तो आप देखोगे तो हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री की लोकेशन जो है, ठीक है, लोकेशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो लोकेशन कुछ ऐसी है, ठीक है, कुछ ऐसे एम्बिट किया गया है, बहुत नक्काशी से बनाया है बनाने वाले ने हमारे देश को, कि तीनों तरफ क्या है, पानी है, 1 2 3, तीन तरफ पानी है, बीच में आपको क्या मिल रहा है, जमीन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ना इंडिया की, पोजीशन क्या है, अ लैंडमास सराउंडेड बाय वाटर बॉडी बाय 3 साइड्स। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर क्या इफेक्टिवली आपको पूरा लैंडमास देखने को मिलेगा, एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जो भी पढ़ के आए हम। तो ये क्या करता है, फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशियन ऑन 3 साइड्स इन साउथ एंड ग्रिल्ड बाय हाई एंड कंटिन्यूस माउंटेन वॉल इन नॉर्थ। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा तो उसका सेटिंग देख लिया आपने कि क्या पोजीशन है, ठीक है। अब क्या होता है, इस पोजीशन की सिग्निफिकेंस देखो, इस पोजीशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके चलते आपको डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी देखने को मिलेगी। मतलब एक सिंपल सा फिनोमिना है ज्योग्राफी का कि जमीन जो है ना, जमीन जल्दी गर्म होती है। जल्दी गर्म कैसे होती है कि जब टेम्परेचर आ रहा है तो टेम्परेचर जब पड़ेगा तो लैंड पार्ट जो है, ये पूरा लैंड पार्ट जो है बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा। अब एज कंपेयर टू द लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। अब लैंड तो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी भी होती है, लेकिन वाटर जो है, पहले वाटर जिद्दी सा थोड़ा सा, पहले तो गर्म होगा ही नहीं, फिर जब गर्म हो गया ना तो ठंडा होने में भी टाइम लगाता है। तो अब देखो क्या है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां से रिलेट करो, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी देखने को मिला आपको कि इसका टेम्परेचर अलग ही रहने वाला है। ये जल्दी गर्म हो गया लैंड तो सी लेट गर्म होगा। अब क्या होगा, ये जल्दी गर्म होगा, ठंडा भी हो जाएगा जल्दी, ठीक है, लेकिन सी एक बार गर्म हो गया तो ये काफी देर तक गर्म रहेगा, मतलब जब ये गर्म रहेगा तो ये ठंडा हो जाएगा। अपोजिट, अब ये जो गरम ठंडा चल रहा है ना, ये सेंसिटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये गरम ठंडा क्या करने वाला है, देखो जब ये गरम रहेगा तो यहां पे लो प्रेशर जोन बनेगा। अभी के लिए सुनो, ठीक है, अभी के लिए जिन्हें कुछ नहीं पता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, घबराना मत, ठीक है, बिल्कुल मत घबराना, मैं हूं तुम्हारे साथ में। अभी आगे पढ़ेंगे, अच्छे से समझाऊंगा मैं लो प्रेशर हाई प्रेशर, लेकिन अभी इतना समझ लो कि जहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है, आगे क्लियर करूंगा मैं इसको, जहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहां लो प्रेशर रहता है, जहां टेम्परेचर कम रहेगा वहां हाई प्रेशर रहेगा। तो अब मैंने आपको यह भी बता दिया गरम ठंडा खेलने वाले। तो जब यहां पे लो प्रेशर रहेगा, मतलब जब जमीन गर्म रहेगी, पानी ठंडा रहने वाला है, तो पानी पे क्या होगा, हाई प्रेशर, वाइसा वर्सा होने वाला है। और जब क्या होगा कि पानी गर्म हो जाएगा, तो जब ओशियन वाले एरिया पे लो प्रेशर डेवलप होगा तो यहां ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। अब ये लो प्रेशर हाई प्रेशर जो है, ये अलग अलग क्या होने वाली है, अलग अलग प्रेशर कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। तो एज कंपेयर टू द लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल डाउन स्लोली, जिसके चलते आपको डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी देखने को मिलेगी। अब जब ये अलग अलग तरह से गर्म और ठंडा होगा तो इट क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन एंड सीजन्स अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो अलग अलग एयर प्रेशर जोन बन गए। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कभी हाई प्रेशर होगा तो ओशियन में लो प्रेशर, ओशियन में लो प्रेशर तो कॉन्टिनेंट में हाई प्रेशर। अब जब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर अलग अलग जोन होंगे तो इससे सीजन्स बदलते हैं। कैसे, वो चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। बाकी अभी ये ध्यान रखना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स में आपने देख लिया कि इंडिया के लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस करता है, हिमालयाज इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरी पॉइंट ये समझ लो आप कि इंडिया की जो लोकेशन है, जो उसका समुद्र है, जो उसकी जमीन है, वो भी एक मतलब बड़े स्तर पे क्या करती है, इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये ध्यान आ गया यहां तक। तो क्रिएशन ऑफ डिफरेंट एयर प्रेशर कंडीशंस, तो अलग अलग जो एयर प्रेशर कंडीशन मिलेगी, एक ही पॉइंटेज कह सकते हो, तो उससे सीजन चेंज होने वाले हैं। और ये फैक्टर काफी हद तक क्या करता है, इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है।
जहां कंफ्यूजन दिखे ना वहां ऐसा गला पकड़ के उसका दबा देना है आपको कंफ्यूजन का, क्योंकि कंफ्यूजन लेके जाओगे घर तो कंफ्यूज ही रहने वाले हो, क्लैरिटी लेके जाओगे तो आगे क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भैया ये समझ आ गया, अब आगे इसमें बढ़ना है। ठीक है, बढ़िया। अब आगे क्या है, तो ये भी देख लो आप, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन है, ये पूरा लैंड मास है। तो इस तरह से हमारी पोजीशन है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो इस पोजीशन की सिग्निफिकेंस है जो इंडिया में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब अगला पॉइंट उसी चीज से जुड़ा हुआ है, जमीन और किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, जो जमीन और ओशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसी से जुड़ा हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। अगर अब आप देखोगे तो इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, ये जो इंटीरियर पार्ट हो गया पूरा, यहां समुद्र दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक, कोई अगर उत्तराखंड का इंसान है, अगर वो मान लो इंडिया में घूमने नहीं आया, अब इंडिया में घूमने इधर नहीं गया साउथ वाउथ में कहीं पे, तो उसने कभी समुद्र देखा ही नहीं होगा। अब उसने समुद्र नहीं देखा है तो क्या हो गया उसका, अगर हम देखें डिस्टेंस फ्रॉम दी सी तो बहुत दूर है, इस कारण से उसने समुद्र नहीं देखा। अब जब उसने समुद्र नहीं देखा तो क्या समुद्र उसके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर पाएगा? कुछ हद तक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर इनडायरेक्टली कहे तो डायरेक्टली कहें तो नहीं कर पाएगा। अब जरा समझो टॉपिक को क्या है। ठीक है, कहानी खत्म करते हैं कि इंडिया इज हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, आपको पता है। डिस्टेंस बता दोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इंडिया की कोस्ट लाइन आप देखते हो तो एक बड़ी सी इंडिया की कोस्ट लाइन है। ठीक है, ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी। अब जब इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो उसमें हमने क्या देखा कि जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, कोस्टल एरियाज मतलब क्या हो गया, कोस्टल टाउन, जैसे आप मुंबई देख लो। ठीक है, मुंबई के बाद में आप कोस्टल टाउन में और क्या देख लो, जैसे गोवा हो गया। ठीक है, केरला में आप तिरुवनंतपुरम देख लो, चेन्नई देख लो। तो ये जो कोस्टल टाउन्स हैं, ठीक, ये कोस्टल टाउन्स जो हैं, तो कोस्टल एरियाज हैव एन इक्विलेबल क्लाइमेट। इक्विलेबल क्लाइमेट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले और बताया था कि इक्विलेबल क्लाइमेट मतलब क्या है कि यहां पे दिन और रात जो है तो वो एक समान रहते हैं, क्लाइमेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। दिन और रात के साथ साथ में साल भर भी उनका क्लाइमेट एक जैसे ही रहने वाला है। विंटर्स और समर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये ऑब्जर्व जरूर करेंगे कि अभी विंटर चालू हो गए, अभी समर चालू हो गए, लेकिन जो रेंज रहती ना क्लाइमेटिक कंडीशंस की, टेम्परेचर की, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, इक्विलेबल रहने वाला है। ठीक है, अब वहीं पे आप क्या बात करते हैं, एरियाज इन इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी क्या है, इस चीज को अच्छी तरह से समझना, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। अच्छा, एक चीज और सुनो, जो आपकी दूसरी बुक है, ठीक है, तो उस बुक में आपको क्या समझ में आएगा कि ये सारे कंसेप्ट जो हम यहां पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपने वहां भी पढ़ना है आगे जाके। अब जब वहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना, तो एक बार पढ़ लो अच्छे से, वहां पे आपके एफर्ट्स कम लगेंगे। ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगा लेकिन आपको फिर वहां पे उतना ज्यादा सिर नहीं लड़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बुक से पढ़ के ही समझ जाओ चीजें। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जो इंटीरियर पार्ट में एरिया है, जैसे दिल्ली है। अब कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली में आप क्या देखोगे, दिल्ली की सर्दी वाह भाई वाह, और दिल्ली की गर्मी भी वाह भाई वाह वाली है, पसीने छुड़वा देती है। तो यहां पे क्या है कि आपको ये देखने को मिल रहा है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। और वही चीज आप मुंबई में देखोगे तो क्या है, मुंबई में एक टाइप का रहता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती, गर्मी में भी विंटर्स में भी। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंटीरियर पार्ट है वहां तक सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं पहुंच पाती है, और जो कोस्टल एरिया है वहां पे सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ी तरीके से काम करती है। ठीक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं। लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होती है, तो जैसे जमीन है, ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे, थोड़ा सा लाओ आर्टिस्टिक बनते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ये जमीन है, ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ पे आप खड़े हो, अब आप यहाँ समुद्र के पास में खड़े हो, अब यहाँ से समुद्र है, डुबकी मत लगा लेना, ये समुद्र है। ठीक है, तो अब समुद्र में आप यहाँ खड़े हो, तो दिन के टाइम में क्या होने वाला है, दिन के टाइम ये जो सन रहने वाला है, तो ये सन की सनरेज डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी। ठीक है, ये जो सूरज दादा है, ये सूरज दादा जो है चमकेंगे, बहुत जोर से चमकेंगे, तो इनके चमकने से क्या होगा, सनरेज डायरेक्ट आएगी, किस पे, देखो ओशियन पे भी आएगी, लैंड मास पे भी आएगी। अभी हम ये मान लेते हैं कि सनरेज आ रही है लैंड मास पे, और मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले गर्म कौन होता है, पानी या जमीन? जमीन पहले गर्म होती है। तो जमीन हीटअप हो गई है, जमीन अब जो हीटअप हो गई, जहां गर्मी बढ़ गई, तो वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर। अब जरा लो प्रेशर हाई प्रेशर की कहानी समझ लो, सिंपल सी सटीक छोटी सी बताता हूं मैं आपको कि विंड जो रहती ना, विंड कहां से कहां चलेगी, दोनों जगह प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है, एक जगह हाई प्रेशर है, एयर मास का है पूरा। तो जहां पे गर्मी होगी, ठीक है, जहां पे गर्मी होगी, जैसे यहां इस एरिया में गर्मी है, ये लो प्रेशर बनेगा, तो यहां के एयर मासेस ऊपर उठ गए, यहां पे प्रेशर नहीं है। अब ये एयर मासेस
ये हवा में बात करें, जमीन से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जमीन से ऊपर की हवा की, तो ये एयर मासेस सबसाइड हो जाएंगे और जहां पे गर्मी कम होगी वहां पे एयर मासेस क्या करने वाले हैं, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, ये मतलब डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज होने का सबसीड कहां करेंगे, जहां गर्मी कम होगी, ये हाई प्रेशर पे। तो विंड हमेशा कैसे चलेगी समझना, ठीक है, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाली है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने वाली है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया, लो प्रेशर एरिया पे तो विंड ऊपर उठ जाएगी और हाई प्रेशर एरिया पे विंड्स नीचे बैठ रही होंगी। यहां पे प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर ज्यादा है ना, तो विंड्स ऐसी चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब देखो, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं और फिर यह भी समझाऊंगा कि किस तरह से सी जो है वो मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस क्रिएट करता है। तो अभी हम वापस दिन पे आते हैं, आप यहीं खड़े हो ना, समुद्र में तो नहीं कूदे हो। अभी देखो क्या है, तो अब क्या होता है कि जमीन गर्म हो गई, लो प्रेशर बन गया, मतलब विंड्स यहां पे कैसी हो गई, ऊपर उड़ गए विंड्स, ठीक। अब पानी गर्म नहीं हुआ है, तो पानी क्या है, अभी गर्म नहीं हुआ, मतलब हाई प्रेशर है, पानी पे हाई प्रेशर है, तो यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर। अब ये बताओ मुझे विंड्स कैसे चलेगी। अभी बताया था मैंने, विंड्स हमेशा किधर चलने वाली है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलने वाली है। अब इस केस में हमें हाई प्रेशर पानी पे दिख रहा है, तो विंड्स ऐसी चलेगी। अब आप टाइटैनिक वाला पोज देके खड़े हो, ठीक है, तो अब क्या है, हवाएं, आप समुद्र की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो समुद्र पे हाई प्रेशर है, तो वहां से हवाएं आपके पास आ रही है, ये कहलाएगी सी ब्रीज। इसीलिए आप देखोगे क्या, दिन में लोग समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे जहां पे पानी है वहां जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो वाटर बॉडी का मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस होता है। आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी का अपोजिट क्या कर दो, लैंड ब्रीज कर दो कि रात हो गई, सूरज दादा गए, चंदा मामा आए, ठीक है, चंदा मामा आए, लेकिन आप आपकी जगह पे ही खड़े रहो, आपको कहीं नहीं जाने देना हम, ठीक। तो अब क्या होगा कि अब मैंने बताया जमीन तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी वापस, लेकिन ये पानी ठंडा नहीं होगा। अब पानी दिन भर में बोला कि भैया दिन भर में तो गर्म हुआ हूं मैं, अब पानी गर्म रहने वाला, तो पानी पे लो प्रेशर बन जाएगा, यहां हाई प्रेशर बन जाएगा। तो अब विंड्स कैसी चलेगी, अब जमीन से पानी की तरफ, तो वो लैंड ब्रीज कहलाती है, जो रात में अधिकतर चलती है, लैंड ब्रीज, ठीक। अब देखो क्या है, तो ये कहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ये कोस्टल एरियाज पे ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां पे आप पानी के पास हो। तो हमारा जो टॉपिक है ना, टॉपिक क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी अगर देखें, तो ये अगर देखेंगे तो इंडिया की पोजीशन ऐसी कि लंबी कोस्ट लाइन है हमारे पास। अब ये लंबी कोस्ट लाइन पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, लंबी कोस्ट लाइन पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो कोस्टल टाउन्स है वहां पे इक्विलिब्रियम क्लाइमेट इसलिए होगा क्योंकि दिन में क्या है, सी ब्रीज जो चल रही है तो वो क्लाइमेट को मॉडरेट कर देती है, रात में आप देखोगे तो लैंड ब्रीज चलेगी, तो यहां का क्लाइमेट क्या होते रहेगा, यहां का क्लाइमेट मॉडरेट होता रहेगा। लेकिन दिल्ली में जो बैठे हैं तो दिन में गर्मी, रात में भी गर्मी, और विंटर्स में दिन में ठंड तो रात में भी ठंड। यहां पे विंटर्स में ये फायदा मिल जाता है उनको, क्या कि विंटर्स में आप देखोगे तो ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है तो वो क्या करता रहता है, चीजों को नॉर्मलाइज करके रखता है, इक्विलिब्रियम बनाए रखता है। आगे समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, ये कहां रहेगा, एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट इंटीरियर लैंड पे। तो अब आपको समझ में आया ना कि इंडिया की लोकेशन जो है, इंडिया की लोकेशन जो समुद्र के पास में, तो बहुत हद तक क्लाइमेट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए आप देखोगे तो जो पेनिनसुला पार्ट है इसका क्लाइमेट जो ऊपर का नदर्न प्लेन और माउंटेन वाला रीजन है उससे काफी अलग होता है। यहां पे एक्सट्रीम में देखने को मिलेगा, गर्मी भी ठंडी भी सब कुछ, यहां पे एक्सट्रीम नहीं होने वाला, यहां पे मॉडरेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तो एग्जांपल, कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मुंबई एंड दिल्ली, वही वाली चीज है जो मुंबई और दिल्ली का एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो मुंबई में रह रहा है जो दिल्ली में रह रहा है, तो क्लाइमेट में कैसे डिफरेंस आ जाता है। नहीं पता है तो रह के देखो 2-2 महीने दोनों जगह, ठीक। ये हो गया आगे। अब अगला क्या है, अब अगला है एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड पढ़ा था वो हमने, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टार्टिंग में। अब हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि जमीन से कितना ऊपर जा रहे हो आप, वो एल्टीट्यूड होता है, ठीक। जैसे ये देख लो, तो ये एरिया जो है इसका एल्टीट्यूड कम है, ये एरिया जो है इसका एल्टीट्यूड ज्यादा है। ये एल्टीट्यूड, ये मतलब ये वर्टिकल मूवमेंट जो रहेगी वो एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एल्टीट्यूड से कैसे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। जी हाँ, होता है, तभी तो पढ़ रहे हैं। देखो समझाते हैं। तो व्हाट इज एल्टीट्यूड, ये आ गया समझ में, वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम दी सरफेस इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो हिमालयास का एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, नदर्न प्लेन का एल्टीट्यूड कम है, ये एल्टीट्यूड समझ में आ गया। अब देखो, अब ये है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, ठीक है, ड्यू टू थिन एयर, ठीक है, प्लेसेस इन माउंटेन आर कूलर देन प्लेसेस ऑन प्लेन्स। अब ये चीज समझना, आप कभी हिल स्टेशन गए हो, हिल स्टेशन पे आपने क्या देखा कि वहां पे जाते से आहा आहा वाली फीलिंग आती है। क्यों आती है आहा वाली फीलिंग, क्योंकि आप देखते हो वहां पे चारों तरफ सब कुछ ठंडा ठंडा लगता है। आप गर्मियों में भी जाओगे तो भी अच्छा लगेगा आपको, इसलिए लोग गर्मी में उठ के कहां चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको टेम्परेचर कम मिलने वाला है। टेम्परेचर कम मिलता क्यों है, तो देखो उसके पीछे का भी कारण समझाता हूं। क्योंकि वहां पे क्या है, एयर थिन होती है,
हवा पतली होती है। हवा पतली क्या होता है सर? हवा पतली इन द सेंस मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एक ये माउंटेन है, ठीक, ये एक प्लेन एरिया है। अब क्या होता है, सनरेज जब आती है तो सनरेज जो आती है तो सनरेज में जितने भी आप देखते हैं सोलर इंसुलेशन रहती है, तो अधिकतर गैसेस जो रहती है ना, तो हैवी गैसेस जो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये क्या करके रखती है, ट्रैप कर लेती है गैसेस को। अब गैसेस को ट्रैप कहां करेगी, नीचे की तरफ। तो नीचे वाला जो एरिया है यहां पे बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, एयर मासेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं, ग्रेविटी जो है खींच के रखती है यहां पे एयर मासेस को, एक फैक्टर ये भी होता है। तो इस कारण से नीचे क्या है, आपको ऑक्सीजन वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा, सारा सब कुछ मिल जाएगा ज्यादा, और नीचे इसी कारण से क्या है, गर्म हवाएं रहेंगी, ठीक है, गर्म हवाएं। अब जो सरफेस विंड्स हैं वो भी नीचे चल रही होती, तो गर्म हवाएं आपको नीचे मिलेगी। इस कारण से प्लेन एरिया पे टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। यही चीज अब आपको उठा के यहां से यहां खड़ा कर देते हैं हम, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि आप नीचे से ऊपर चले गए, एल्टीट्यूड जो है, तो एल्टीट्यूड के हिसाब से आपकी मूवमेंट ऊपर हो गई है, ठीक है। अब जब आपका एल्टीट्यूड चेंज करा तो यहां पे उतनी एयर मासेस नहीं होगी, ग्रेविटी ने भी होल्ड करके नहीं रखी है, और ऊपर क्योंकि क्या है, लाइट एयर मासेस हैं, तो जिस कारण से वो उतनी चार्ज अप नहीं रहती है, चार्ज अप नहीं रहती तो गर्म नहीं रहती है, गर्म नहीं रहती तो ठंडा रहता है मौसम, ठीक है। तो यहां पे मौसम आपको कैसा देखने को मिलेगा, ठंडा देखने को मिलेगा। आया ना समझ में? ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस तरह से क्या है, एल्टीट्यूड भी काफी हद तक क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, कर रहा है। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे अगर आप? ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आई होप एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आपको चीजें समझ में आ गई है कि किस तरह से एल्टीट्यूड जो है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। द मोर यू गो अप, ठीक है, तो आपको वहां पे क्लाइमेट किस तरह का देखने को मिलेगा, आपको कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। जैसे हिमालयास पे देख लो, हिमालयास पे ऊपर ऊपर जाते 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 क्लाइमेट क्यों इतना ज्यादा आप देखते हैं, तो बर्फ ही जम गई है सारा सब कुछ, तो इसी कारण से, क्योंकि एल्टीट्यूड ऊपर जाते जा रहा है, एयर मासेस थिन होते जा रही है, और थिन एयर मासेस आर कोल्ड, ठीक है। और वही प्लेन एरिया पे क्या होती है, हॉट एयर मासेस होती है, ठीक है, डेंस एयर मासेस होती है। अब एग्जांपल जैसे अगर देखें तो आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम latitude, but temperature of January in Agra is 16 degree Celsius, whereas it is only 4 degree Celsius in Darjeeling. क्या है, अब यहां देखो क्या है, तो इस तरह से बोल रहे सर जैसे डरा दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये आगरा है, ठीक है, ये दार्जिलिंग है। अब अगर लैटिट्यूड की बात की जाए, ये लैटिट्यूड होते हैं ना, लेटा हुआ लैटिट्यूड, तो ये एक ही लैटिट्यूड पे लगभग, ठीक है, एक ही लैटिट्यूड पे, एक उत्तर प्रदेश में है और एक आप देख रहे हो तो वेस्ट बंगाल में है। अब ये जो अलग अलग एल्टीट्यूड पे हैं, एल्टीट्यूड मतलब क्या, तो देखो लैटिट्यूड तो एक ही है, ठीक है, दोनों का लैटिट्यूड एक ही है। एल्टीट्यूड कैसा हो गया, एल्टीट्यूड मतलब आगरा उतनी ऊंची जगह पे नहीं है जितनी ऊंची जगह पे दार्जिलिंग है। तो अब दिखती बात है कि आगरा में गर्मी लगने वाली है, दार्जिलिंग में आपको क्या, दार्जिलिंग हिल स्टेशन की तरह होता है, लोग घूमने जाते हैं, गर्मियों में भी वहां अच्छा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है। आया ना समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगी। प्लेस इक्वेटर पे भी है, अगर मान लो कोई सी जगह इक्वेटर पे भी है, तो वहां पे लैटिट्यूड तो इक्वेटर हो गया, बहुत भयंकर गर्मी होने वाली है। लेकिन अगर वो इक्वेटर पे बहुत ऊपर है, अगर हिमालयाज भी इक्वेटर पे तो होते ना, तो हो सकता है वहां पे भी बर्फ जम जाती। आया समझ में? इक्वेटर पे होने के बावजूद बर्फ जम जाती। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूडनल पोजीशन क्या हो गई उसकी, फिर ज्यादा हो गई, ऊपर हो गया ना एल्टीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, तो वो कहानी रहती है। ये आपको समझ में आया एल्टीट्यूड किस तरह से किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। खास करके इस चीज को ध्यान रखना, एल्टीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आपको इससे क्या रिलेट कर पाएंगे, जब हम इंडियन क्लाइमेट की बात करें तो इंडियन क्लाइमेट काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुआ है कि हिमालयाज में अलग तरह का क्लाइमेट है, प्लेन्स में अलग तरह का, प्लेटू में अलग तरह का, क्योंकि एल्टीट्यूड हर जगह का वेरी करता है, कोई ज्यादा ऊंचा है कोई छोटा है, इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, आगे ये है रिलीफ। अब ये रिलीफ नाम सुन के कितने लोगों को ऐसा ध्यान है कि हाँ सर वो एक रिलीफ टैबलेट आती है, वो खा लेते तो हमें भी रिलीफ मिल जाए थोड़ा, ज्योग्राफी से। रिलीफ नहीं चाहिए ना, ज्योग्राफी तो मजेदार चीज है। तो अब देखो रिलीफ जो है, रिलीफ क्या होता है, रिलीफ किस तरह से क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है वो समझाता हूं मैं आपको। रिलीफ मतलब क्या है, वहां की फिजियोग्राफी, सिंपल सी चीज है, फिजियोग्राफी जानते हो ना। रिलीफ मतलब वहां की फिजियोग्राफी, मतलब क्या है, माउंटेन्स है, प्लेटू है, प्लेन है, डेजर्ट है, ये होता है रिलीफ। तो रिलीफ भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे वो समझते हैं। तो देखो व्हाट इज रिलीफ, ये आ गया ना समझ में, रिलीफ इज फिजियोग्राफी, सिंपल सी चीज है। तो रिलीफ अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड एंड द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो अब जैसे अभी जो हमने पढ़ा कि हिमालयास क्या है, इंडियन लैंडमास का एक
कह सकते हैं प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर है। हिमालयाज जो है वो एक प्रोमिनेंट रिलीफ है इंडियन लैंडमास का। अब हिमालयाज आपको पता है क्या एयर डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ विंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को जाने नहीं देते, उधर से नॉर्थ ईस्ट को आने नहीं देते हैं। वो अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमारे यहां से सारी मॉइस्चर लेडन विंड्स तो उड़ के चली जाती। तो उस सेंस में क्या है कि रिलीफ फीचर जो है वो कहां पे कौन से रिलीफ फीचर है वो काफी हद तक इंफ्लुएंस करते हैं उस जगह के क्लाइमेट को। हिमालयास एग्जांपल आप बोलोगे सर इसके अलावा भी बताओ। एक तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, देखो अब आपकी बुक में नहीं लेकिन बताता हूं आपको कि यहां पे है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट में क्या होता है, तो इस तरफ से क्या आ रही है, मानसून विंड्स आ रही है। ये जो मानसून विंड्स आ रही है ना, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है तो वो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ऐसे देखो ये जो पहाड़ है ना, तो पहाड़ का विंडवर्ड साइड जो है, क्योंकि इस तरफ से हवाएं आएंगी ना, तो जो विंडवर्ड साइड है मतलब जिस तरफ से विंड टकराने वाली है, तो विंडवर्ड साइड में बहुत भयंकर बारिश होगी, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ द वेटेस्ट एरिया इन इंडियन लैंडमास। इंडियन लैंडमास में सबसे ज्यादा बारिश जो हो रही है तो मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मैसनराम वगैरह वाले एरिया में हो रही है। अब उसके अलावा यहां वेस्टर्न घाट में भी खूब बारिश होती है, खूब भयंकर बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती तो उनको वेस्टर्न घाट पहले ही रोक लेते और उनके विंडवर्ड साइड पे बहुत बारिश करवाते। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हो रही है। ये सब पढ़ेंगे आप, आपकी जो सेकंड बुक है उसमें, ठीक है। तो ये इस तरफ खूब बारिश हो गई है, ये रिलीफ फीचर के कारण बारिश हुई है। लेकिन वहीं पे आप अगर ये वाला साइड देखोगे, ये होता है लीवर्ड साइड, ठीक है। एक विंडवर्ड होता है, एक लीवर्ड होता है। तो जो लीवर्ड साइड है ना, यहां पे बारिश नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बूंद पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन अगर आप देख लो कि यहां पे अगर मान लो 400 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल हो रही है, तो यहां पे 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि रिलीफ फीचर, फिजियोग्राफी ऐसी है कि सारा पानी यहां गिर गया, फिर वो विंड्स उड़ के आगे चली जाएगी और आगे बारिश करेगी। ये जो लीवर्ड साइड है, यहां बारिश हो ही नहीं पा रही है, लीवर्ड साइड में बारिश नहीं हो पा रही है। तो ये किस कारण से इंफ्लुएंस हुआ है? ये इंफ्लुएंस हुआ है फिजियोग्राफी से, वहां की जो रिलीफ है उसने इंफ्लुएंस किया है। तो द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड असम रिसीव्स हायर रेनफॉल, तो यहां पे खूब बारिश हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग जून टू सितंबर। वेयरएज द साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रिमेन्स whereas the southern plateau remains dry due to its leeward situation along the western घाट। तो ये जो इंडिया है, ठीक है, ये जैसे अगर आप इस डायग्राम से समझेंगे अगर अच्छे से तो समझ में आ जाएगा कि जब विंडवर्ड साइड पे क्लाउड्स आते हैं तो इधर पूरा प्रेसिपिटेशन हो जाता है, लीवर्ड साइड सूखा रह जाता है। और वही कहानी इंडिया में भी होती है, क्या कि इंडिया में जो सदर्न पार्ट में ये वाला जो लीवर्ड साइड है, ठीक है, ये जो लीवर्ड साइड है, तो कर्नाटका का जैसे कुछ एरिया है वेस्टर्न घाट में, तो ये क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है, उतनी ज्यादा बारिश इसको मिल नहीं पाती है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर में आई हैं आपको, क्लियर हो गई हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, ये लोकेशन और रिलीफ किस तरह से क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक है। मजेदार टॉपिक्स पढ़े हमने, इसमें हमने ये समझ में आया कि अच्छा इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है तो वो क्यों है, क्या क्या फैक्टर्स है, कैसे इंडिया की पोजीशन, कैसे इंडिया का रिलीफ फीचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो गया। एक बार स्नैप रिकैप करते हैं, चुटकी बजाते से रिकैप हो जाएगा। देखो क्या क्या फैक्टर हैं, तो लैटिट्यूड देखा हमने, तो लैटिट्यूड के कारण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, फिर उसके बाद हमने हिमालयन माउंटेन्स को समझा कि हिमालयन माउंटेन्स के कारण क्या देखने को मिलता है हमें, कि हम कोल्ड पोलर विंड से बच जाते हैं और हमारे यहां से पानी उधर जाने नहीं देते हम, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मानसून मॉइस्चर लेडर विंड्स होती है वो आगे नहीं जा पाती, इंडिया में हम उसे ट्रैप कर लेते हैं। थैंक यू हिमालयाज। फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर में हमने देखा कि किस तरह से हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन बनता है, क्यों, क्योंकि इंडिया में लैंड और वाटर के बीच में एक बहुत अच्छी जुगलबंदी देखने को मिल रही है आपको। फिर अगली चीज हमने क्या देखी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो लैंड ब्रीज सी ब्रीज जो है तो वो कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट जो है इक्विलेबल होता है, वहीं पे इंटीरियर लैंड में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। वो फैक्टर कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगला एल्टीट्यूड, तो जमीन से ऊपर जाओगे क्लाइमेट बदल जाएगा, जमीन पे क्लाइमेट अलग रहने वाला है। और इंडिया में अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन के अलग अलग एल्टीट्यूड है, इस कारण से क्लाइमेट भी अलग अलग होने वाला है। और जब अब फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात कर ही दी है आपने, तो वहां पे रिलीफ फीचर को भी जानना समझना है कि इंडिया में जो अलग अलग रिलीफ फीचर है वो अलग अलग तरह के क्लाइमेट को जन्म देते हैं, अलग अलग तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, ठीक है। लेंथी टॉपिक था मुझे पता है, ठीक है,
बहुत सारे लोग इसमें अभी ये भी करेंगे कि सर इतना बड़ा टॉपिक बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन सीधा सा सिंपल सा फिलॉसफी है, ना तुम्हारी ट्रेन छूट रही है ना मेरी ट्रेन छूट रही है। जब तक कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ेंगे, जब तक कंसेप्ट्स नहीं पकड़ेंगे, पढ़ने में मजा नहीं है कोई, ठीक है। तो उसी पर्सपेक्टिव के साथ हमने ये टॉपिक बनाया था। आई होप आपको समझ में आया, मजा आया, एंजॉय किया, सारी चीजें समझ में आ गई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी क्लास के चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।